मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौगौर, बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में प्लेटो के लेसन के अंतर्गत आज हम प्लेटो की लाज, उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ था द लाज, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रिपब्लिक के बारे में पढ़ा, रिपब्लिक के बारे में हमने समझा, रिपब्लिक में जो व्यवस्थाएं थी उनके बारे में हमने समझा। अब हम उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लाज, उनके बारे में देखेंगे। तो लाज में जो वर्णित प्लेटो के राजनीतिक विचार है, उनको आप इस तरह कह सकते हो कि ये प्लेटो के उप आदर्श राज्य की विशेषता है। तो प्लेटो ने जो लाज में प्रमुख विचार दिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विचार है उनका आत्मसंयम का सिद्धांत। रिपब्लिक में जो विशेष महत्व वो न्याय को प्रदान करते हैं, वही महत्व वो लाज में आत्मसंयम को देते हैं। न्याय को भी उन्होंने आत्मसंयम के अधीन रखा है। वो लाज के अंतर्गत ये मानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए आत्मसंयम की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए व्यक्ति में आत्मसंयम होना चाहिए। नंबर 2, लाज में उन्होंने, जहाँ रिपब्लिक में वो कहता है कि राजा को विधि की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा पूर्ण विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, विवेकवान होगा, उसे किसी प्रकार के कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। वहीं वो लाज में कहता है प्लेटो कि विधि सर्वोपरि है। अब प्लेटो के जो लाज में विधि के विचार हैं, विधि संबंधी विचार हैं, वो उनका अध्ययन हम निम्न प्रकार करेंगे। निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम उनको समझ सकते हैं। विधि का अर्थ और विधि की आवश्यकता। प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सार्वजनिक हित को समझने की क्षमता और योग्यता नहीं होती। और यदि उस व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में सार्वजनिक हित को समझने की योग्यता और क्षमता हो, तब भी कभी कभी व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर सार्वजनिक हित की उपेक्षा करता है, सार्वजनिक हित की अनदेखी कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को रास्ते पर लाने के लिए विधि की आवश्यकता पड़ती है, और विधि उन व्यक्तियों को सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए प्रेरित करती है। विधि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसके बारे में प्लेटो कहता है कि प्राचीन समाजों में, प्राचीन परंपराओं में, विभिन्न परिवारों में अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं, और एक समाज की दूसरे समाज से, एक परिवार की दूसरे परिवार से, एक कबीले की दूसरे कबीले से जो कई धारणाएं होती है वो परस्पर विरोधी होती है, या उनमें आपस में विरोध होता है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से
उस विरोध के बीच में हमको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, और जब उनमें सामंजस्य स्थापित होता है तो इस प्रक्रिया से विधि की उत्पत्ति होती है। इसको विधि का संहिताकरण कहा जाता है, और संहिताकार इसको पूरा करते हैं। विधि की व्यापकता और सार्वभौमिकता। विधि की सार्वव्यापकता के बारे में प्लेटो ने यह कहा है कि मनुष्य जन्म से लेकर और मृत्यु तक सभी क्रियाकलापों पर कानून लागू होता है, विधि लागू होती है। और विधि सार्वभौमिक है कि विधि नगर राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। कानून उस नगर राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। उसके साथ विधि की सर्वोच्चता, जहां रिपब्लिक में प्लेटो शासक की सर्वोच्चता सिद्ध करता है, वहीं लाज में वो कहता है कि विधि सर्वोच्च होगी। सभी शासकों को, सभी राजाओं को विधि का अनुकरण करना होगा, और जब यदि विधि का अनुकरण नहीं करेंगे तो सार्वजनिक हित की हानि होगी। इसलिए सबके लिए ये अनिवार्य है कि विधि का अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट, विधि की कठोरता। तो विधि कठोर होनी चाहिए। कठोरता से यहां मतलब है कि विधि अपरिवर्तनशील होनी चाहिए, यानी विधि में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई राज्य ऐसा हो जिसकी नवीन स्थापना हुई है, तो उसके शुरू में आप उस विधि में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी विधि में का निर्माण करते समय कुछ चीज़ें नई पुरानी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब विधि का एक बार निर्माण हो जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विधि की कठोरता। विधि की कठोरता का मतलब यह है कि यदि विधि परिवर्तनशील होगी तो समय समय पर कानूनों की व्याख्या करने के लिए, जनता में कानूनों को लागू करने के लिए, जनता को कानूनों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी, और कानूनों का दुरुपयोग भी संभव है। इसलिए विधि कठोर होनी चाहिए, यानी कि विधि में परिवर्तन आसानी से नहीं किया जाना चाहिए। विधि अपरिवर्तनशील होनी चाहिए। अगला उन्होंने कहा है कि विधि में एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए। विधि का निर्माण करते समय विधि की एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए, और जो विधि की प्रस्तावना होगी, जैसे संविधान बनते हैं तो संविधान की एक प्रस्तावना होती है, उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि विधि का निर्माण करते समय विधि की भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, और उस प्रस्तावना में विधि के उद्देश्य को बताया जाना चाहिए, कि जिसके माध्यम से हमें ये पता लग जाए कि इस विधि के उद्देश्य क्या हैं, इस विधि के लक्ष्य क्या हैं, ये विधि हमें किस दिशा में ले जाएगी। नंबर नेक्स्ट, विधि की प्रकृति कैसी है। तो प्लेटो ने जो विधि का वर्णन किया है, जो जिस विधि के बारे में प्लेटो ने कहा है, वो विधि आधुनिक विधि से, आधुनिक विधि की प्रकृति से उसकी प्रकृति अलग है। उसकी, प्लेटो की विधि की प्रकृति नैतिक है, प्लेटो की विधि की प्रकृति धार्मिक है। उसमें नैतिकता व धार्मिकता के पक्ष को शामिल किया है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि समाज में जिस विधि का निर्माण किया जाए वो सृष्टि में व्याप्त शाश्वत विधि के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात उसकी विधि में नैतिकता व धार्मिकता का पक्ष शामिल है।
और विधि की धारणा पर एक तरह से प्रत्ययवादी दर्शन का प्रभाव। हालांकि प्लेटो ये भी कहता है कि स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा करके विधि का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि स्थानीय परिस्थितियां जिस प्रकार की है उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए और विधि का निर्माण स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के जो प्लेटो की विधि है उसका जो पक्ष है वो नैतिक है, धार्मिक है। अपराध एवं दंड के बारे में विधि पर विचार। प्लेटो ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो एक मानसिक रोगी होता है और वो अपराध इसलिए करता है कि या तो उसमें अज्ञानता है या उसमें वासना की प्रवृत्ति है, इसीलिए वो अपराध करता है। हमेशा उनका मानना है कि दंड का जो उद्देश्य है वो अपराधी को सुधारना होना चाहिए। दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार करना होना चाहिए कि अपराधी में सुधार किस प्रकार किया जाए। इसलिए प्लेटो ये मानता है कि दंड ऐसा होना चाहिए जो अपराधी को सुधार सके, यानी कि प्लेटो सुधारात्मक दंड की बात कहता है। जो दंड जो है सुधारात्मक होना चाहिए, यानी कि अपराधी को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी वो कहता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार अपराध किए जा रहा है और वो नहीं सुधरता या ऐसा महसूस होता है कि ये सुधरने वाला नहीं है, ये इसकी प्रवृत्ति में किसी प्रकार से सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो प्लेटो ये कहता है कि विधि को ऐसे व्यक्ति को जो है विधि के द्वारा ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। इस तरह वो अंतिम रूप से जब व्यक्ति नहीं सुधरे तो ये भी कहता है कि व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए। अन्यथा प्लेटो का जो मुख्य उद्देश्य दंड का, वो दंड की व्यवस्था ये है कि दंड हमेशा सुधारात्मक होना चाहिए और अपराधी को ऐसा मौका दे कि वो अपने आप में सुधार कर सके। ये अब है प्लेटो ने जो लाज में जो शिक्षा व्यवस्था दी है, उस शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्लेटो ने क्या क्या कहा। तो प्लेटो लाज में ये कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों में संस्कार पैदा करना है और ऐसे संस्कार पैदा करना है कि वो कानून का स्वतः पालन करे, विधियों का स्वतः पालन करे। यहाँ वो कहता है कि शिक्षा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए जो है समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। स्त्री पुरुषों के लिए समान पाठ्यक्रम हो। शिक्षा जन्म से शुरू होती है किंतु वह 25 वर्ष की आयु तक चलती है। उसने संपूर्ण शिक्षा को यहाँ 3 भागों में विभाजित किया है: प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जहाँ रिपब्लिक में वो कहता है कि शिक्षा 50 साल तक चलनी चाहिए, वहाँ लाज में वो कहता है कि शिक्षा 25 साल तक चलनी चाहिए, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम 25 साल तक होना चाहिए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा शिक्षा संबंधी विचारों में रिपब्लिक और लाज में उन्होंने बहुत ज़्यादा
परिवर्तन नहीं किया है। और रिपब्लिक में भी उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और लाज में भी वो ये कहता है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। यदि उचित शिक्षक देश में विद्यमान नहीं हो तो विदेशियों को भी जो है शिक्षक के रूप में नियुक्त कर देना चाहिए। तथा रिपब्लिक में वो कहता है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और लाज में भी वो कहता है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कला एवं साहित्य पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, यही बात प्लेटो रिपब्लिक में कहता है। और यही बात प्लेटो ने लाज में कही है कि कला और साहित्य दोनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। धन्यवाद।